99 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनकी मृत्यु जो है वो सन 1968 में हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वो बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मानसिक मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा जो है उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, यह एक उपन्यास है। चिता के फूल, यह एक कहानी है। अम्बपाली एक नाटक है और माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यह उनका यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। पाठ परिचय हम लोग देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का पाठ परिचय क्या है। देखिए, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक संस्मरण के रूप में है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसी विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत है, इनकी रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि लोग कहते हैं जब भी हमारे सामने किसी सन्यासी का नाम लिया जाता है तो हमारे सामने एक अलग व्यक्तित्व जो है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ देखिए, वेशभूषा या इसी चीजों का उन्होंने यहाँ पे खंडन करते हुए बताया है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के जो मानवीय सरोकार होते हैं, इन मानवीय सरोकारों के आधार पर ही सन्यासी होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, क्योंकि लेखक जो है ना, जगह जगह उनके खेतों में रोपनी करने का सजीव चित्रण किया है। तो कार्तिक महीने में वो कार्तिक गंगा नहाने जाते थे, उनका सजीव वर्णन किया है। ये सारी चीजें जो है कि वह एक गृहस्थ होते हुए भी वह एक उनको एक सन्यासी की उपमा दी है लेखक ने। आखिर देखिए, हम देखते हैं कि उनके अंदर किन गुणों के आधार पर लेखक ने बाल गोविंद भगत को सन्यासी की संज्ञा दिया है। देखिए, बाल गोविंद पहले पैराग्राफ में आपको उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इसमें बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। अब यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व मतलब उनके
व्यक्तित्व का ही यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो सन्यासी देव किस तरह के थे। तो वह बहुत लंबे नहीं थे, मझोले कद के थे, रंग उनका गोरा चिट्टा था, उम्र उनकी 60 के करीब होगी, 60 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि उनके बाल जो है वो सब सफेद हो गए थे। और देखिए सन्यासी का जिक्र होते ही हमारे सामने लंबी दाढ़ी, जटाजूट, इस तरह का व्यक्तित्व उभरता है। लेकिन बाल गोविंद भगत का ये सब कुछ नहीं था, ना लंबी दाढ़ी थी और न जटाजूट था उनका। उनका चेहरा बल्कि सफेद बालों से ढका रहता था। वो कपड़े बहुत ज्यादा नहीं पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर में कबीर पंथियों की एक टोपी लगाते थे। और जब जाड़ा आता था तो बस एक काले रंग की कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। हमेशा उनके चेहरे पर रामानंदी चंदन जो था, जो नाक से लेकर के एक छोर से ही, जैसे औरतें टीका लगाती है जो नाक से शुरू होकर के मस्तक जग जाता है, उसी तरह का एक रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की माला, वो भी कोई बहुत अच्छा बेडौल ही थी, उसको वो बांधे रहते थे। अब देखिए ये ऊपर की जो तस्वीर उनकी प्रस्तुत किया है लेखक ने, कहीं से वो ऐसा नहीं लगते थे कि वो साधु थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। देखिए लेखक उनके बारे में बता रहे कि जैसे ऊपर हमने एक उनका तस्वीर बताया कि वो किस तरह के थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका उम्र क्या था, कैसे थे, वो जटाजूट नहीं रखते थे। तो इन सब चीजों से उनको अगर हम ये कहें कि वो कहीं से भी साधु लगते थे, सन्यासी लगते थे, तो ये बिल्कुल नहीं था। वो पूरी तरह से गृहस्थ थे। कह रहा है लेखक कि हमें उनकी गृहिणी की याद नहीं, उनकी पत्नी के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ कि मतलब कब वो खत्म हुई थी, लेकिन उनका एक बेटा और उनकी पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी सी उनकी खेती बाड़ी भी थी जिसमें अपनी वो खेती करते थे, और उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। कह रहा लेखक कि उनके पास खेती बाड़ी थी, परिवार भी था, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वह एक गृहस्थ नहीं बल्कि मन से वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। करे कि एक साधु की जो साधु के गुण होते हैं, वो सारी परिभाषा अगर साधुओं की देखी जाए तो उनका व्यक्तित्व तो भले नहीं था, उनकी तस्वीर साधुओं जैसी नहीं थी, लेकिन जो साधु की एक परिभाषा होती है वो सब पर वो खरे उतरने वाले थे। क्योंकि वो कबीर को साहब मानते थे। कबीर दास उनके जो थे वो आराध्य थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को न बिना पूछे न छूते और नहीं वो व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कुतूहल होता, कुतूहल मीन्स आश्चर्य होता। देखिए उनके अंदर वो एक गृहस्थ होते हुए भी कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खराब व्यवहार करते, किसी से भी किसी बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय वो दो टुक में बात करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। न किसी से वो झगड़ा मोल लेते थे बिना वजह के, किसी की चीज को वो छूते नहीं थे और नहीं बिना पूछे अपने व्यवहार में लाते थे। कभी कभी तो इस नियम को वो इस तरह से लेके चले जाते कि लोगों में आश्चर्य होता। कभी वो दूसरों के खेत में यहाँ तक कि शौच के लिए भी नहीं जाते। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज जो थी वो साहब की थी, कबीर साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था एक कबीर पंथी मठ से, मतलब देखिए कबीरदास का जो मंदिर था ना उनका, वो कम से कम वहां से 4 मील 4 कोस की दूरी पर था। कबीरपंथी मठ, वहां पर उनके घर में जो कुछ भी होता खाने पीने की, खेती से सामान, वह उसको अपने सर पर लादते और लाद करके लेके जाते और वहां दरबार में
भेंट के रूप में रख देते और वहां से जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता उसी को ले आते और उसी से अपना गुजारा करते। इन सबके ऊपर मैं मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कह रहा है लेखक कि इन सब चीजें तो उनके अंदर जो था गुण, उनके ऊपर तो मैं मुग्ध था ही। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते रहते थे, कबीर के वो सीधे साधे पद जिसको वो गाया करते थे, जैसे उनके कंठ से वो निकलते थे कबीर के पद, वो सजीव हो उठते थे। अब यहाँ पर देखिए आषाढ़ के महीने का वर्णन किया गया है, जब खेतों में समूचा गांव उतर जाता है। कह रहे कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर खड़ी हैं, बैठी है। आसमान जो है वो बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। आषाढ़ के महीने के कि जब बारिश होती है और आसमान में बादल घिर आते हैं, बारिश होने लगती है, समूचा गांव जो है अपने अपने खेतों में मेड़ बांधने के लिए, रोपाई करने के लिए आ जाता है। धूप का नाम नहीं होता, ठंडी पुरवाई चल रही होती है और ऐसे ही समय में आपके कानों में एक सुंदर सी स्वर की तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यह बाल गोविंद भगत की ही आवाज है, जिससे उनका पूरा शरीर जो है वो रोपनी करते हुए कीचड़ में लिथड़ा है और उनका वो अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी एक अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर ऊपर, कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। देखिए उनके गाने की विशेषता यहाँ कवि बता रहा है कि वह रोपनी को अपनी उंगली से एक एक धान के पौधे को पत्तियों में बैठा रहे हैं और उनके कंठ से एक एक शब्द संगीत का जो निकल रहा है उसे ऊपर की ओर चढ़ा करके और स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। मतलब उनकी आवाज जो है वो सजीव होकर के सीधे स्वर्ग की तरफ जा रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर और कुछ शब्दों को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर भेज रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते उनके गानों को सुनकर। नीचे पृथ्वी पर भी जो बच्चे हैं वो जैसे उसे सुनते हैं वो झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें जो हैं उनके होठ कांप उठते हैं और वो गुनगुनाने लगती हैं। जो हलवाहे खेतों में हल चला रहे हैं उनके पैर उनके ताल से उठने लग रहे हैं और उसी ताल पर जो रोपनी करने वालों की अंगुलियां हैं वह एक अजीब क्रम में चलने लगती है। तो यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेखक यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि उनके संगीत का जादू पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में सभी को झूमने पर विवश कर देता है। उसके बाद यहाँ पे भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। कैराले का कि कुछ ही देर पहले मूसलाधार बारिश जो है वो खत्म हुई है और उसी बीच में इनके भादों की अंधेरी आधी रात है। अधरतिया मीन्स आधी रात। बादलों की गरज, बिजली की तड़प आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। कह रहे कि भादों की अंधेरी रात है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज और बिजली